अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहाँ आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीएसएस की खूबसूरत सी जर्नी। इससे पहले आपको एचटीएमएल आना चाहिए और सीएसएस एक तरीका होता है एचटीएमएल को खूबसूरत बनाने का। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ह्यूमन स्केलेटन, तो ये जो ह्यूमन का ढांचा आपको दिख जाता है, ये वेबसाइट के ऊपर एचटीएमएल का एग्जाम्पल होता है। तो एचटीएमएल वेबसाइट का कुछ इसी तरह से दिख रहा होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक खूबसूरत सा वेबसाइट अमेजोन का है और इससे अगर हमने सीएसएस हटाना है तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में हमने यहाँ पे स्क्रॉल होना है। एलिमेंट्स वाले टैब पे आपने मेक श्योर करना है कि इसी को आपने क्लिक किया हो और इसमें एलिमेंट्स को रीड करते वक्त हमने टॉप पे जाना है और यहाँ से हेड को हमने सेलेक्ट करके डिलीट करना है। अब जिस हेड सेक्शन को हम डिलीट करेंगे, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे और भी स्टाइल नाम का कुछ दिख जाता तो उसे आप डिलीट कर सकते। तो ओवरऑल एचटीएमएल ये होता है वेबसाइट के ऊपर। क्या ये वेबसाइट खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या ये स्केलेटन खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं। तो स्केलेटन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको स्किन की नीड पड़ेगी। इसे स्किन के थ्रू छुपाया जाता और खूबसूरत किया जाता। सेम इसी तरह ये एचटीएमएल है, इसे खूबसूरत करने के लिए हमें सीएसएस की नीड पड़ेगी। तो सीएसएस यहाँ पे हेल्प करता है एचटीएमएल को खूबसूरत बनाने में। और जैसे ही हम इस वेबसाइट को लोड करेंगे तो मान लिया आपने ये एचटीएमएल लिखा और इसके बाद आपने सीएसएस लिखा और जैसे ही आप सीएसएस इस वाले एचटीएमएल पे अप्लाई करते हो तो कुछ इस तरह से जादू हो जाती है और आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखने लगता। तो जब भी यूआई को खूबसूरत बनाना है, यूजर एक्सपीरियंस को ठीक करना है वेबसाइट के ऊपर, तो इसके लिए हमें नीड पड़ेगी सीएसएस की। अब आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि सीएसएस का काम क्या है, वेबसाइट को खूबसूरत करना, या जो एचटीएमएल आपने लिखा है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसे खूबसूरत करना, उसे स्टाइल करना, यही काम है सीएसएस का। अब सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट और ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है और यूज़ किया जाता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए या तो फिर फॉर्मेट करने के लिए। और उसका जो विजुअल्स है वेबसाइट के ऊपर, कलर्स कैसे अप्लाई होना है, एलिमेंट्स को कहाँ पे रखना है, विजुअल्स में सारा काम यहाँ पे सीएसएस कर रहा होता है। तो एचटीएमएल को खूबसूरत करना सीएसएस का काम है। सिंपल इजी, इतना ही इसका इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे इसके नाम में हमें मिल जाता है स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट का मतलब है कि कोई ऐसा फाइल जिसमें हम स्टाइल लिख रहे होते हैं, जिसमें हम स्टाइलिंग के रूल्स लिख रहे होते हैं कि एचटीएमएल के कौन से एलिमेंट को हमने कैसे दिखाना है। पर यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड हमें मिल जाता है कैस्केडिंग नाम का और कैस्केडिंग यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि सीएसएस को आपने कैसे अप्लाई करना है एचटीएमएल के ऊपर, किस ऑर्डर में आपको सीएसएस अप्लाई करना चाहिए। अब कैस्केड को समझने के लिए मान लें कि आपके पास ये एचटीएमएल का एलिमेंट है और 3 तरीके से हम एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर सीएसएस को लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि आप एक फाइल बनाएंगे, वो फाइल लिंक करेंगे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के साथ और फिर उस फाइल में जो भी कोड लिखेंगे वो एचटीएमएल के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा होता। तो ये पहला तरीका होता है जिसमें आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, ईएक्स एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। दूसरा तरीका कि आप एचटीएमएल के इनसाइड ही सीएसएस लिख रहे होते हो, पर इसके लिए आप स्टाइल एलिमेंट का यूज करते हो हेड सेक्शन के इनसाइड। तो यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट का यूज करते। और उसके जस्ट बाद तीसरा तरीका होता है इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करना। इनलाइन मीन्स कि जिस एलिमेंट को भी आपने स्टाइल करना हो उसी एलिमेंट के टैग के इनसाइड ही सीएसएस लिखना। जैसे कि ये डिव एक कंटेनर है, यहाँ पे मैं इसके साथ ही सीएसएस को लिख सकता हूँ और इसी को यहाँ पे इनलाइन सीएसएस कहा जाता। तो 3 तरीकों से हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते, पर इनमें से कौन सा सीएसएस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किस सीएसएस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वही आपके पास कैस्केडिंग होती है। अब इसको आगे प्रैक्टिकल हम समझेंगे। फिलहाल जब भी हमने सीएसएस का फाइल बनाना हो तो सीएसएस के फाइल का एक्सटेंशन .css होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम आप कुछ भी रख ले। जैसे मैंने यहाँ पे रखा स्टाइल शीट, फिर .css एंटर करेंगे तो हमने इस पॉइंट पे सीएसएस का एक फाइल क्रिएट कर लिया। तो इस इंट्रोडक्शन से हमें ये समझ आ चुका है सीएसएस का काम क्या है और सीएसएस करता क्या है वेबसाइट के ऊपर। अब समझते हैं सीएसएस की सिंटैक्स को, जो कि सिंटैक्स हर एक लैंग्वेज में होती है। सिंटैक्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशन और ये हर एक लैंग्वेज में होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब कि उस लैंग्वेज में जिस टाइप के रूल्स होंगे उसी टाइप के आपने कोड करते जाना है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो जाहिर बात है गलत कोड करोगे और गलत कोड उस लैंग्वेज में नहीं माना जाता। तो करेक्ट वे में कोड करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आ जाता है सिलेक्टर, दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस, उसके जस्ट बाद तीसरे पॉइंट पे आ जाएगा प्रॉपर्टी और फिर 4th पॉइंट पे आ जाएगा कॉलन, जिसे हम सेपरेटर कहते हैं, और 5th पॉइंट पे आ जाएगा वैल्यू और 6th पॉइंट पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब टर्मिनेटर और इसके थ्रू हम लाइन को ख़त्म करते हैं। तो ये 5 किस्म की चीज़ों को आपने हमेशा सीएसएस को लिखते वक्त याद रखना है। अब सिलेक्टर का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एचटीएमएल है और इस एचटीएमएल के इनसाइड मैं यहाँ पे बॉडी के इनसाइड h1 लिख लेता हूँ
और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो चैनल का नाम। अब मुझे इस H1 को स्टाइल करना है। अब इस H1 को टारगेट करना, इसे सेलेक्ट करना, इसको स्टाइल देना, यही हमारा सिलेक्टर होता है। तो सबसे पहले सिलेक्टर, और मान ले सिलेक्टर को हम यहाँ पे H1 समझते, और उसके बाद करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस मीन्स कि ये इस सिलेक्टर की बॉडी है और इसी के इनसाइड ही स्टाइल लिखा जाएगा। इसके बाहर अगर आप कुछ भी लिख लेते हैं तो वो H1 का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो H1 का कोड नहीं माना जाएगा। तो हमने एलिमेंट के लिए हमेशा कोड करली ब्रेसेस के इनसाइड ही लिखना है, और यही करली ब्रेसेस ही सिलेक्टर की बॉडी होती है। तो ये H1 की बॉडी, इस वक्त हमारा सिलेक्टर H1 है और ये H1 की बॉडी है। इसके जस्ट बाद हमने इनसाइड प्रॉपर्टी मेंशन करना है, और उस प्रॉपर्टी की अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, या तो फिर आप कह सकते हो वैल्यूज होते हैं, और वो वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद सेमीकोलन। तो सबसे पहले ये H1 हमारा सिलेक्टर है और ये H1 की बॉडी है जो कि करली ब्रेसेस के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी के इस H1 के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेंशन करना है, और प्रॉपर्टी की खुद की वैल्यूज होते। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए दरमियान में कॉलन और सेपरेटर का यूज किया जाता, और इसी लाइन को ख़त्म करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज़ करते। सेमी कोलन के थ्रू हम बता रहे होते कि इस साइड पे प्रॉपर्टी आ गई, इस साइड पे वैल्यू आ गई और बात ख़त्म हो गई। और इन दोनों के चीज़ों के कम्बिनेशन को हम डिक्लेरेशन भी कह रहे होते। तो इस पार्ट को हम डिक्लेरेशन भी कह सकते, और डिक्लेरेशन हमेशा ख़त्म होता है सेमी कोलन के थ्रू। सेमी कोलन को आप टर्मिनेटर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस होती जा रही है। अब अगर सेमी कोलन आप यूज़ नहीं करोगे, नेक्स्ट लाइन में जैसे आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी और फिर आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, तो इससे आपको एरर मिलेगा। एरर क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी और उस प्रॉपर्टी की यहाँ पे वैल्यू, पर आपने बात ख़त्म नहीं की, नेक्स्ट बात आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर ली। तो इस पॉइंट पे ज़ाहिर बात है VS कोड को बुरा लग जाता है, ब्राउज़र को बुरा लग जाता है, और आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। तो हमेशा अपने बात ख़त्म करने के लिए सेमीकोलन, और बात ख़त्म करने के लिए वापस सेमीकोलन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट डिक्लेरेशन है और ये रहेगा हमारा सेकंड डिक्लेरेशन। तो एक सिंगल सेलेक्टर के ऊपर, एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर हम मल्टीपल टाइप के प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, हम मल्टीपल टाइप की स्टाइलिंग लगा सकते हैं। अब इसे प्रैक्टिकल यहाँ पे वापस समझते हैं। मान ले मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पे पैराग्राफ का एग्जांपल भी हमारा पैराग्राफ, और इसे हम सेलेक्टर कहेंगे। और पैराग्राफ की बॉडी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस। अब मान लो पैराग्राफ का हमने कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर। कलर के जस्ट बाद हमने यहाँ पे रेड कलर इस पे लगाना है, मुख्तलिफ किस्म के कलर होते, तो हम यहाँ पे रेड लिखते हैं। और उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे मान ले बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्टर जो कि पैराग्राफ होगा, तो पैराग्राफ को टारगेट किया जाए, और पैराग्राफ की ये बॉडी रहेगी, इसके इनसाइड पैराग्राफ के ऊपर हम स्टाइल लगा रहे हैं। और सबसे पहले हमने कलर डिफाइन कर लिया, और कलर हमारी प्रॉपर्टी रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि पैराग्राफ के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाया जाए, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कलर चेंज कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप के वैल्यूज है, तो उनमें से हमने रेड चूज़ कर लिया, और प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ कर लिया, इसे हम सेपरेटर कह रहे होते। और इस पॉइंट पे कलर अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो बात ख़त्म करने के लिए टर्मिनेटर और सेमी कॉलन। उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड वापस प्रॉपर्टी, ये वापस सेपरेटर, ये बैकग्राउंड की वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन मतलब टर्मिनेटर। अब कुछ लोग ये कोडिंग कुछ इस तरह से सिंगल लाइन में लिख रहे होते, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लास्ट वाली जो ब्रैकेट है, ये फर्स्ट वाली लाइन में लेके आ सकते हो, इस तरह भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमने हमेशा कोड को रीडेबल भी बनाना है, पर ये कोड रीडेबल नहीं है। तो कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हर एक प्रॉपर्टी के बाद, हर एक डिक्लेरेशन के बाद हमें एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट्स है, इन्हें हमने हमेशा सेपरेट लाइन में लिखना होता। अब कुछ लोग सिलेक्टर को और ब्रैकेट को सेम लाइन में लिख रहे होते, पर ये जो करली ब्रेसेस है आप नेक्स्ट लाइन में भी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कोड किस टाइप का करना है, पर हमेशा अपने कोड को रीडेबल बनाना है। ज़्यादा इंटर भी नहीं करने कि आप यहाँ पे मल्टीपल इंटर कर रहे हो, आपका सिलेक्टर यहाँ पे, उसकी बॉडी यहाँ पे, तो इसका मतलब वो लंबा इंसान आपने बना लिया जिसका सर कुछ यहाँ पे, और फिर इतना सारा इसका गला, और फिर यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे रीडेबिलिटी की भी ख्याल रखनी है, और हमने रूल्स को भी फॉलो करना है। रूल्स हमारे यही रहेंगे कि सबसे पहले सिलेक्टर आएगा, फिर उसके बॉडी, और उस बॉडी में प्रॉपर्टी आएगी, सेपरेटर आएगा, फिर उसकी वैल्यू, और फिर लास्ट में आपने यहाँ पे टर्मिनेटर को यूज़ करना है। और इसी रूल्स को फॉलो करके हमने आगे कोड CSS का लिखते जाना है। अब एक दफ़ा हम यही सेम चीज़ CSS के फाइल में भी लिखते हैं, जो फाइल हमने अभी बनाया। तो stylesheet.css वाली फाइल पे क्लिक करते, और अभी तक हमने ये लिंक नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है HTML के फाइल को रन नहीं करने वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे वापस लिखते हैं
H1 हमारा सिलेक्टर, बॉडी डिफाइन नहीं किया है तो ज़ाहिर बात है हमें एरर दिख रहा है क्योंकि रूल्स के ख़िलाफ़ है। जब आपने सिलेक्टर को यूज़ कर लिया तो इसकी बॉडी भी आनी चाहिए। अब अगर डायरेक्टली सिंपल खाली आपने ये चीज़ें लिखी तब भी आपको एरर मिलता, खाली ये चीज़ें रखने की बजाय ना लिखो। तो फिलहाल हमें एरर मिल रहा है क्योंकि H1 को आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी पर आप H1 को टारगेट कर रहे हो, तो हम H1 को प्रॉपर्टी दे देते। तो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कलर, क्योंकि कलर हमें चाहिए, कॉलन, और उसके जस्ट आगे हम यहाँ पे रेड को डिफाइन करते। अब फिलहाल ये चीज़ें ठीक काम कर रहे, पर प्रॉब्लम कब आएगी जब हम यहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ नहीं करते और नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टार्ट करते। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले हमें सजेशंस नहीं दिख रहे और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का कलर वाइट दिख रहा है और यहाँ पे रेड, तो हम गलती कर रहे हैं। आगे लिखते हैं यहाँ पे ब्लैक, तो यहाँ पे हमें एरर दिख रहा होगा, होवर करेंगे, कहा जा रहा है सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, सेमी कॉलन एक्सपेक्ट किया जा रहा था पर आपने कलर के जस्ट बाद सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया है, तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे हमें मिल जाता और सिंटैक्स वही रूल्स होते, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं। फिलहाल ये वाली लाइन भी ठीक चलेगी क्योंकि आपने फर्स्ट बात को ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट बात यहाँ पे स्टार्ट है और नेक्स्ट बात को अब तक आपने ख़त्म नहीं किया, पर हमेशा आपने यूज़ करते जाना है। हर डिक्लेरेशन के बाद आपने सेमी कॉलन को यूज़ करते जाना है। कोड में कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए जो कि कोड का हिस्सा नहीं होता उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। HTML में भी आपने कमेंट्स देखे हैं कि अगर हम यहाँ पे टॉप पे हेडर लिखते हैं तो ये हेडर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं कुछ इस तरह से, कंट्रोल / से कमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडर सेक्शन। अब जब भी इन फ्यूचर हम कोड को रीड कर रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ से हेडर सेक्शन की कोड स्टार्ट हो जाती है। उसके जस्ट आगे हम यहाँ पे मेन सेक्शन को दिखाने के लिए एक कमेंट ऐड करते कि यहाँ से मेन सेक्शन स्टार्ट हुआ और मेन सेक्शन एलिमेंट और इसकी इनसाइड H1, और फिर आगे यहाँ पे हमने वापस कमेंट और यहाँ पे लिखते फुटर और फिर यहाँ पे मेंशन करते फुटर। अब जाहिर बात है मेन सेक्शन की इनसाइड बहुत हज़ारों जैसे एलिमेंट्स हो सकते, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से मेन सेक्शन स्टार्ट हुआ, नीचे जितना भी कोड रीड करते जा रहे हैं वो मेन सेक्शन का है। और जैसे हमें फुटर वाला कमेंट दिख जाएगा तो हम समझ लेंगे कि मेन सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब आगे जितना भी कोड हम रीड करते जा रहे हैं वो फुटर सेक्शन का है। तो ये जो हम कमेंट यूज़ कर रहे हैं ये नोट बनाने के लिए या नोट्स बनाने के लिए अपने कोड के ऊपर, या हमारे लिए हो सकता है या तो फिर फ्यूचर डेवलपर्स के लिए जो इस वेबसाइट को मेंटेन करेंगे। तो हमेशा हम अपने कोड में कमेंट्स को यूज़ करते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए या तो फिर कोड में कोई सेक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने कोड के इनसाइड डिफरेंट सेक्शंस को। अगर अपने कोड को डिसेबल करना है या तो कोड को ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखाना तो उसके लिए भी हम कमेंट का यूज़ करेंगे। पर हर लैंग्वेज में कमेंट्स अलग होते हैं, जैसे कि ये HTML के कमेंट्स है, CSS के कमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे हेडर और हेडर से जस्ट ऊपर हम यहाँ पे कमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो / सिंबल और फिर यहाँ पे * सिंबल /। इस पॉइंट पे आप कमेंट को स्टार्ट कर चुके हो, स्लैश और * सिंबल का यूज़ करके अपने कमेंट को स्टार्ट कर लिया और कमेंट को ख़त्म करने के लिए हमने वापस * सिंबल और स्लैश का यूज़ करना है। पर अगर आपने ये कमेंट क्लोज नहीं किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कमेंट स्टार्ट हुआ है, आगे जितना भी कोड लिखते जा रहे हो वो सारा कमेंट पे कन्वर्ट होगा, वो स्टाइलिंग आपके HTML के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होने जा रहा। तो हमने हमेशा कमेंट को जब भी स्टार्ट किया उसे ख़त्म भी करना है और वही सेम शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल / इससे आप कमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो जिस लैंग्वेज में भी आप VS कोड में कोड करते जा रहे हैं उसमें कमेंट को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल / VS कोड स्मार्ट है, उसको समझ आ जाएगा। .html वाले फाइल्स में आपको HTML का कमेंट मिलता और .css वाली फाइल्स में आपको CSS का कमेंट मिलता, और यहाँ पे हम दरमियान में लिख सकते हैं हेडर सेक्शन और उसके नीचे हम यहाँ पे वापस कमेंट लिखते हैं मेन सेक्शन कोड या तो मेन सेक्शन स्टाइलिंग। और कोड को डिफाइन करने के लिए भी यही चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 है तो हम यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर लिख सकते हैं H1 इज़ अ सिलेक्टर और कंट्रोल / कमेंट एक्टिवेट करते हैं। अगर आपने इस वाले प्रॉपर्टी के जस्ट आगे यहाँ पे कमेंट करना है वहाँ पे भी कर सकते हैं, पर आपको मैनुअल ये लिखना होगा क्योंकि कंट्रोल / यूज़ करूँगा तो ये वाला जो कोड था ये डिसेबल हो चुका है। H1 को रेड कलर नहीं मिलने वाला क्योंकि रेड कलर डिसेबल हुआ और हम वापस कंट्रोल / इसे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे मैनुअल हमें खुद टाइप करना होगा, तो वापस यहाँ पे स्लैश फिर * सिंबल जो कि Shift 8 के साथ आपको मिलेगा और यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेरेशन 1 और कमेंट को ख़त्म करने के लिए * और वापस /। तो ये हमारा डिक्लेरेशन 1 है। Ctrl+C कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेरेशन 2। तो जिस तरह भी चाहो आप कमेंट्स को कहीं पे भी ऐड कर सकते हो।
और कमेंट को आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स की तरह समझ सकते हैं, जो कि आपको ये बता रहा होता है इन फ्यूचर कि आपने ये पीस ऑफ कोड किस लिए लिखा। तो बस यही था CSS का इंट्रोडक्शन। CSS होता क्या है आपको समझ आ चुका होगा। CSS कैसे रिमूव करना है किसी वेबसाइट से, वो अपने डेव टूल्स के थ्रू इंस्पेक्ट करके आपने देख लिया। CSS के फाइल्स को बनाने के लिए हमने .css का यूज़ करना है। रूल्स में आपने ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सेलेक्टर पहले आएगा, फिर उसकी बॉडी आएगी, फिर प्रॉपर्टी आएगी, फिर वैल्यू को और प्रॉपर्टी को अलग करने के लिए कॉलन आएगा, कॉलन के जस्ट बाद वैल्यू, और लास्ट में डिक्लेरेशन को ख़त्म करने के लिए हमने सेमी कॉलन का यूज़ करना है। और कुछ इस तरह से ये चीज़ें अप्लाई हो रहे होते हैं, पर ये बैड प्रैक्टिस होती है क्योंकि इसमें हमने कोई भी इंटर यूज़ नहीं किया। ये कोड रीडेबल नहीं है, इसको अवॉइड करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ आ रहा होगा, इसको हमने अवॉइड करना है। ये बैड प्रैक्टिस रहती है, ये कोड रीडेबल नहीं है। कमेंट्स को किस लिए यूज़ करना है? कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोड में डिफरेंट सेक्शंस है, आपको ये भी बताना है कि ये फर्स्ट सेक्शन है, इसका कोड यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, इसका कोड यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हेडर हो सकता है, फिर हेडर के जितने भी चाइल्ड होंगे उसके लिए अपने स्टाइलिंग लिखी होगी। फिर उसके बाद मेन सेक्शन, फिर मेन के कितने चाइल्ड्स हैं उसके लिए अपनी यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी होगी। फिर उसके बाद फुटर, और फुटर के जितने भी चाइल्ड्स होंगे उसके लिए अपनी स्टाइलिंग लिखी होगी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हेडर की स्टाइलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मेन की स्टाइलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फुटर की स्टाइलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमने सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कमेंट्स का यूज़ करना है CSS में। कोड को टेम्प्रेरी डिसेबल करने के लिए भी हमने कमेंट का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे हो चुके हैं हमारे बेसिक्स कवर। नेक्स्ट सीखते हैं कि HTML के ऊपर हमने CSS को कैसे कैसे लगाना है और कास्केडिंग का रियल मतलब क्या होता।